नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट 1961 64 साल पुराना लॉ चला गया। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। सेक्शन नंबर्स बदल गए, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली, नोटिस का सिस्टम। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है, चाहे उस पर पुराना नंबर लिखा हो या नया, यह वीडियो आपके लिए। अगले 15 मिनट में मैं आपको हर नोटिस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, दोनों सेक्शन नंबर के साथ, क्योंकि नंबर तो लेबल है, बदल सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप अगले 10 साल तक भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं सीए धीरज ओसवाल, 28 साल के प्रैक्टिस, हजारों नोटिस। चलिए शुरू करते हैं। नए एक्ट की 3 बातें टैक्स पेयर को पता होनी चाहिए। पहली, नया एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू है, लेकिन जो प्रोसीडिंग पुराने एक्ट में शुरू हो चुकी थी, जैसे कोई पुराना नोटिस या असेसमेंट, वो पुराने एक्ट के अंडर ही पूरी होगी। इसलिए आने वाले कई साल आपको दोनों नंबर दिखेंगे, घबराना नहीं है। दूसरी, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, टैक्स ईयर। FY 2026-27 का टैक्स ईयर 2026 ही है। तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, नए एक्ट में वही नंबर किसी और चीज का हो सकता है। एग्जाम्पल, पुराने एक्ट में 156 डिमांड नोटिस था, नए एक्ट में 156 का मतलब बिल्कुल अलग प्रोविजन है। इसलिए नोटिस पर सेक्शन देखकर गूगल मत कीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए, चार्ट से मैच कीजिए। और हाँ, नंबरिंग फ्यूचर में भी फिर बदल सकती है। फाइनल एक्शन से पहले हमेशा लेटेस्ट बेयर एक्ट वेरीफाई जरूर कीजिए। अब कोर सिस्टम डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन के 5 लेवल्स हैं, नंबर बाद में, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा। लेवल 1, इंटीमेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन, आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ, रिफंड, डिमांड या नो चेंज। लेवल 2, नोटिस, डिपार्टमेंट आपसे कुछ मांग रहा है, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट या रिटर्न, रिप्लाई कंपलसरी। लेवल 3, डिमांड, असेसमेंट के बाद टैक्स का ऑफिशियल बिल डेडलाइन के साथ। लेवल 4, पेनल्टी प्रोसीडिंग, टैक्स के ऊपर पनिशमेंट, लेकिन पहले शो कॉज नोटिस, आपको हियरिंग का हक है। लेवल 5, रिकवरी, पेमेंट नहीं हुई तो डिपार्टमेंट आपके बैंक, सैलरी, प्रॉपर्टी तक पहुंचता है। यह लैडर दोनों एक्ट में सेम है, सिर्फ हर बॉक्स का नंबर बदला है, और वही हम आगे देखेंगे। नोटिस क्यों आता है? क्योंकि डिपार्टमेंट अंधेरे में तीर नहीं चलाता, उसके पास आपका डेटा पहले से है। सैलरी, एम्प्लॉयर TDS रिटर्न में रिपोर्ट करता है, बैंक इंटरेस्ट और बड़े ट्रांजैक्शन बैंक्स रिपोर्ट करते हैं। प्रॉपर्टी बाय सेल, रजिस्ट्रार SFT में रिपोर्ट करता है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेन्स, डिपॉजिटरीज रिपोर्ट करती है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेन, डिपॉजिटरीज रिपोर्ट करती है। बिजनेस टर्नओवर GST रिटर्न से क्रॉस चेक होता है। अब यह सब आपके AIS और 26AS में दिखता है, जो डिपार्टमेंट के पास है और जो आपने रिटर्न में दिखाया। मिसमैच हुआ तो सिस्टम फ्लैग उठाता है। सैलरी मिसमैच, बड़ा कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी बेचकर कैपिटल गेन नहीं दिखाया, GST टर्नओवर अलग, ITR का टर्नओवर अलग, इंटरेस्ट इनकम मिस, यही टॉप ट्रिगर है। नए एक्ट में भी डेटा मैचिंग का सिस्टम वही है, बल्कि और तेज। पूरा गेम एक फ्लोचार्ट में स्क्रीनशॉट से ले लीजिए। रिटर्न फाइल किया, रिटर्न में डिफेक्ट हो तो डिफेक्ट क्योर नोटिस, रिटर्न प्रोसेस हुआ तो इंटीमेशन, डिटेल चेक करनी हो तो स्क्रूटिनी प्लस इंक्वायरी क्वेश्चन, कोऑपरेट नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कोई पुरानी इनकम छूट गई हो तो री असेसमेंट का शो कॉज, फिर नोटिस, असेसमेंट कंप्लीट, डिमांड नोटिस, टाइम पर पेमेंट नहीं, डिफॉल्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस पेमेंट डिफॉल्ट पेनल्टी के साथ, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग का पेनल्टी, शो कॉज, बचने का रास्ता, इम्यूनिटी एप्लीकेशन, फिर भी पेमेंट नहीं, रिकवरी, TRO सर्टिफिकेट, बैंक, सैलरी, गार्निश, रिफंड, एडजस्टमेंट। एक लाइन में नोटिस, रिस्पॉन्स, असेसमेंट, डिमांड, पेनल्टी, रिकवरी, हर स्टेज पर एग्जिट का दरवाजा है। अगर आप रिस्पॉन्ड करें तो डे 1 पर 3 काम। 1, पैनिक बिल्कुल नहीं। 2, नोटिस के ऊपर डिन देखिए, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, CBDT के रूल के मुताबिक बिना डिन कम्युनिकेशन इनवैलिड माना जाता है। incometax.gov.in पर ऑथेंटिकेट नोटिस से वेरीफाई कीजिए। फेक नोटिस से फ्रॉड होते हैं, पेमेंट लिंक वाले ईमेल से दूर रहिए। तीसरा, डेडलाइन नोट कीजिए, कैलेंडर में रिमाइंडर, डेडलाइन से 5 दिन पहले। अब सेक्शन बाय सेक्शन, कॉन्सेप्ट पहले, नंबर बाद में। सबसे हल्का नोटिस, डिफेक्टिव रिटर्न, पुराने एक्ट में यह सेक्शन 139(9), नए एक्ट में रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोविजन सेक्शन 263 में है, और डिफेक्ट क्योर उसके अंदर। मतलब सिंपल, रिटर्न फाइल हुआ लेकिन कुछ मिसिंग या गलत है, गलत ITR फॉर्म, बैलेंस शीट नहीं भरी, ऑडिट डिटेल मिसिंग, डिपार्टमेंट कहता है इतने दिन में ठीक करो, नॉर्मली 15 दिन।
पोर्टल पर ई प्रोसीडिंग में करेक्टेड रिटर्न अपलोड करना होता है। इग्नोर किया तो रिटर्न इनवैलिड, जैसे फाइल ही नहीं किया, रिफंड गया, लॉस का कैरी फॉरवर्ड गया, छोटा नोटिस बड़ा नुकसान। इंडिया का सबसे कॉमन कम्युनिकेशन इंटीमेशन। पुराने एक्ट में 143(1), नए एक्ट में असेसमेंट का पूरा ब्लॉक सेक्शन 270 है। इंटीमेशन उसके शुरुआती सब सेक्शन में है। यह नोटिस नहीं, इंफॉर्मेशन है। सीपीसी ने रिटर्न कंप्यूटर से प्रोसेस किया, रिफंड, डिमांड या नो चेंज। लेकिन प्रोसेस से पहले एक स्टेप आ सकता है, प्रपोज्ड एडजस्टमेंट। पुराने एक्ट में 143(1)(a) सिस्टम को प्राइमा फेसिया गड़बड़ दिखी, अर्थमेटिक मिस्टेक, फॉर्म 16 या 26 AS से मिसमैच, ऐसा डिडक्शन जो अलाउ नहीं हो सकता, तो पहले आपको एडजस्टमेंट का मैसेज मिलता है। नॉर्मली 30 दिन मिलते हैं एग्री या डिसएग्री करने के लिए एविडेंस के साथ। जवाब नहीं दिया, एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा, डिमांड बन जाएगी। एग्जाम्पल, क्लाइंट की HRA एग्जम्पशन, एम्प्लॉयर ने गलत रिपोर्ट की, हमने डॉक्यूमेंट के साथ डिसएग्री किया, एडजस्टमेंट ड्रॉप, रिप्लाई काम करता है, एक्ट कोई भी हो। अब सीरियसली स्क्रूटिनी मतलब आपका रिटर्न डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट हुआ है। पुराने एक्ट में स्क्रूटिनी नोटिस 143(2) था, नए एक्ट में स्क्रूटिनी सेक्शन 270 के बाद के ही सेक्शंस में है। सिलेक्शन रिस्क बेस्ड होता है और पूरा प्रोसेस फेसलेस सब पोर्टल पर। स्क्रूटिनी के साथ आता है इंक्वायरी नोटिस, डॉक्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन की लिस्ट। पुराने एक्ट में 142(1), नए एक्ट में सेक्शन 268। यह दो काम करती है, रिटर्न फाइल करवाना और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मंगवाना, बुक, बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इंक्वायरी नोटिस का रिप्लाई ऑप्शनल नहीं है। इग्नोर किया तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, दूसरा हर डिफॉल्ट पर पेनल्टी। पुराने एक्ट में 10,000 पर डिफॉल्ट था और सीरियस केसेस में प्रोसिक्यूशन था। चौथा नुकसान, क्रेडिबिलिटी खत्म। स्क्रूटिनी आते ही प्रोफेशनल को एंगेज कीजिए, यह DIY प्रोजेक्ट नहीं है। कोऑपरेट नहीं करने का फाइनल रिजल्ट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पुराने एक्ट में सेक्शन 144, नए एक्ट में सेक्शन 271। ऑफिसर कहता है ठीक है, अब मैं अपने जजमेंट से आपकी इनकम तय करूंगा। और याद रखिए, ऑफिसर का एस्टिमेट आपके फेवर में नहीं होता। बैंक क्रेडिट्स इनकम मान लिए जाते हैं, एक्सपेंसेस डिसअलाउ, GST टर्नओवर पर प्रॉफिट रेट लगा दिया जाता है। इससे पहले एक शो कॉज मिलता है, आपका लास्ट चांस। एक क्लाइंट 3 इंक्वायरी नोटिस इग्नोर करके आए, बेस्ट जजमेंट में एक्चुअल से कई ज्यादा असेसमेंट, फिर सालों की लिटिगेशन। जो काम एक रिप्लाई से होता वो ईयर्स का केस बन गया। अब वो नोटिस जो पुराने साल खोल सकता है, रीअसेसमेंट कॉन्सेप्ट, कोई इनकम असेसमेंट से एस्केप हो गई, रिपोर्ट नहीं, 3 स्टेप प्रोसेस, दोनों एक्ट में सेम। स्टेप 1, शो कॉज, पुराने एक्ट में 148(a), नए एक्ट में सेक्शन 281। डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, बताओ क्यों ना रीअसेसमेंट करें। यही इस पूरी चेन का सबसे क्रिटिकल रिप्लाई है। कन्विंसिंग जवाब यही केस रोक देता है। स्टेप 2, रीअसेसमेंट नोटिस, पुराने एक्ट में 148, नए एक्ट में सेक्शन 280। अब रिटर्न फाइल करना जरूरी है। स्टेप 3, रीअसेसमेंट नोटिस, पुराने एक्ट में 147, नए में सेक्शन 279। टाइम लिमिट अलग सेक्शन में है, पुराना 149, नया 282। नॉर्मली 3 साल और बड़े एस्केप्ड अमाउंट 50 लाख से ऊपर एक्सटेंडेड विंडो, एग्जैक्ट करंट लिमिट चार्ट से है और लेटेस्ट एक्ट से वेरीफाई की। ट्रिगर वही क्लासिक, प्रॉपर्टी का सेल, कैपिटल गेन मिसिंग, फॉरेन इनकम, बड़े कैश डिपॉजिट, GST ITR टर्नओवर मिसमैच, शो कॉज का रिप्लाई प्रोफेशनल के बिना मत कीजिए। 2 इन्फॉर्मेशन पावर सेक्शंस में है जो बिजनेस ओनर को अक्सर मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन नोटिस, डिपार्टमेंट किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, आपसे, आपके बैंक से, सप्लायर से, उन पार्टी से जिनके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया। पुराने एक्ट में यह पावर सेक्शन 133, खासकर 133(6) में थी। नए एक्ट में सेक्शन 252। कई बार आपको यह नोटिस इसलिए आता है क्योंकि डिपार्टमेंट किसी और की इंक्वायरी कर रहा है, रिप्लाई देना जरूरी है, नहीं दिया तो पर डे पेनल्टी लग सकती। समन्स, सिविल कोर्ट जैसी पावर, अटेंडेंस एनफोर्स करना, ओथ फॉर स्टेटमेंट, बुक्स प्रोड्यूस करवाना, पुराने एक्ट में सेक्शन 131। इन्वेस्टिगेशन विन के लिए सेक्शन 131(1)(a), नए एक्ट में सेक्शन 246। समन्स मिले तो हल्के में मत लीजिए, ओथ पर गलत स्टेटमेंट के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। बिना प्रिपरेशन के जाना सबसे बड़ी गलती है। असेसमेंट खत्म, टैक्स निकला, अब डिमांड नोटिस, डिपार्टमेंट का ऑफिशियल बिल, पुराने एक्ट में सेक्शन
156। नए एक्ट में डिमांड नोटिस का प्रोविजन एग्जैक्ट नंबर हमारे चार्ट और लेटेस्ट एक्ट से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि ध्यान रहे नए एक्ट में भी सेक्शन 156 का नंबर किसी और प्रोविजन का है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट याद रखिए। रूल सिंपल है, नॉर्मली 30 दिन में पेमेंट नहीं किया तो डिफॉल्ट। पुराने एक्ट में सेक्शन 220, नए में सेक्शन 411। आप असेसी इन डिफॉल्ट और 1% पर मंथ का इंटरेस्ट, ऊपर से पेमेंट डिफॉल्ट की अलग पेनल्टी लग सकती है। पुराना सेक्शन 221, नया सेक्शन 412। प्रैक्टिकल रास्ता, अगर आपने डिमांड के अगेंस्ट अपील फाइल की है तो रिकवरी का स्टे मांग सकते हैं। प्रैक्टिस में नॉर्मली डिस्प्यूटेड डिमांड का 20% डिपॉजिट पर बैलेंस स्टे हो जाता है। सीबीडीटी गाइडलाइन और करंट प्रोविजंस वेरीफाई कीजिए। डिमांड नोटिस के बाद दो ही रास्ते, पे कीजिए या लीगली चैलेंज करके स्टे लीजिए। तीसरा रास्ता चुप बैठना सबसे महंगा है। अब पेनल्टी, और यही सबसे ज्यादा बचत की गुंजाइश है। नए एक्ट में पेनल्टी के चैप्टर के लिए नंबर्स के लिए हमारा चार्ट देखिए। यह क्लस्टर अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ पुराने नंबर्स बोलूंगा और कॉन्सेप्ट पर फोकस करूंगा। कॉन्सेप्ट 1, दो तरह की पेनल्टी। पुराना सेक्शन 270A, अंडर रिपोर्टिंग, इनकम कम रिपोर्ट हुई, गलती या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पेनल्टी 50% ऑफ टैक्स। और मिस रिपोर्टिंग, फेक एंट्रीज, फॉल्स क्लेम, पेनल्टी 200%। गलती वर्सेस फ्रॉड, फर्क याद रखें। कॉन्सेप्ट 2, शो कॉज का हक। पुराना सेक्शन 274, पेनल्टी अपने आप नहीं लगती, पहले नोटिस, फिर हियरिंग, फिर ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई से पेनल्टी ड्रॉप हो सकती है। कॉन्सेप्ट 3, इम्यूनिटी का रास्ता। पुराना सेक्शन 270AA, अगर आप डिमांड नोटिस की टाइम लिमिट में टैक्स और इंटरेस्ट पूरा पे कर दे, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील ना करें और टाइम पर पुराने रिजीम में फॉर्म 68 एक महीने के अंदर एप्लीकेशन दे, तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों से इम्यूनिटी मिल सकती है, शर्त केस मिस रिपोर्टिंग का ना हो। फाइट या सेटल, यह डिसीजन हर केस में नंबर के साथ कैलकुलेट करके लेना चाहिए। नए एक्ट में इन प्रोविजंस के नंबर और फॉर्म्स नोटिफाई हुए हैं। फाइनल स्टेप से पहले करंट लॉ जरूर वेरीफाई कीजिए। अब वो स्टेज जो कोई देखना नहीं चाहता, रिकवरी। आप डिफॉल्ट में है, डिमांड पेंडिंग है। पहला रास्ता, टीआरओ सर्टिफिकेट। पुराना सेक्शन 222, नया सेक्शन 413। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर, प्रॉपर्टी अटैच और सेल, रिसीवर, एक्सट्रीम केसेस में अरेस्ट तक। दूसरा रास्ता, डायरेक्ट रिकवरी मोड्स। पुराना सेक्शन 226, नया सेक्शन 416। गार्निशी नोटिस, डिपार्टमेंट सीधा आपके बैंक को लिखता है, अकाउंट से पैसा डिपार्टमेंट को। सैलरी वालों को, एम्प्लॉयर को नोटिस, आपके डेटर्स को भी नोटिस जा सकता है। तीसरा रास्ता, रिफंड एडजस्टमेंट। पुराना सेक्शन 245, नए एक्ट में रिफंड चैप्टर में एग्जैक्ट नंबर चार्ट से दी, आपका रिफंड पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड में एडजस्ट हो जाता है। पहले इंटीमेशन आता है, जब आपका मौका मिलता है, पुरानी डिमांड गलत है तो डिसएग्री कीजिए, वरना रिफंड चला जाएगा। मैसेज, रिकवरी तक पहुंचना ही नहीं है, हर पिछले स्टेज पर एग्जिट था, रिप्लाई, पेमेंट या अपील प्लस स्टे। अब सॉल्यूशन, रिप्लाई कैसे बनाएं? पॉइंट वाइज रिप्लाई, गोल्डन रूल। किसी भी एक्ट में नोटिस के जितने पॉइंट उतने ही नंबर ऑफ रिप्लाई। हर पॉइंट पर 3 चीजें, फैक्ट क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन क्यों सही है, एविडेंस, एनेक्शन नंबर के साथ। रिप्लाई के टॉप पर दिन, डेट, सेक्शन जो भी एक्ट हो, और टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर, और भाषा रिस्पेक्टफुल और फैक्चुअल होनी चाहिए। जो मांगा है वही दीजिए, एक्स्ट्रा वॉलंटियरिंग मत कीजिए। पोर्टल प्रोसेस, इनकम टैक्स एक्ट gov.in पर लॉगिन कीजिए, पेंडिंग एक्शंस में जाइए, ई प्रोसीडिंग, नोटिस सिलेक्ट, सबमिट रिस्पांस, क्लियरली नेम PDF, अपलोड एंड सबमिट। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके फाइल में रखिए। डिमांड के लिए अलग रास्ता, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, एग्री, डिसएग्री या पार्शियली एग्री, रीजन के साथ। डेडलाइन मिस होने वाली हो तो एडजमेंट रिक्वेस्ट, चुप मत रहिए। ट्रांजिशन पीरियड की एक्स्ट्रा टीम, रिप्लाई में दोनों सेक्शन नंबर कोट कीजिए, जहां एप्लीकेबल सेक्शन 148A ऑफ 1961 एक्ट, करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ द 2025 एक्ट। टाइम, ऑफिसर को भी क्लैरिटी और रिकॉर्ड भी सेफ। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, नोटिस मिलते ही ये फाइल बनाइए, उस साल का ITR, कंपटीशन, फॉर्म 16, 16A, AIS, 26AS, सभी के बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पेपर, बिजनेस वालों के लिए बुक्स, GST रिटर्न, पुराने नोटिसेस और रिप्लाई चेकलिस्ट। भेजने से पहले दिन, टैक्स ईयर सही है, हर पॉइंट का जवाब, हर क्लेम का एविडेंस, एनेक्शर के नाम डालिए डेडलाइन के अंदर, और एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड कर। 5 कॉमन मिस्टेक। पहली, पैनिक में गलत एडमिशन। दूसरी, नोटिस को इग्नोर करना। तीसरी, डेडलाइन के आखिरी दिन प्रोफेशनल के पास जाना। चौथी, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना, नए क्वेश्चंस वहीं खुल जाते हैं। और 5वीं, पोर्टल पर ईमेल और मोबाइल अपडेट ना रखना। नोटिस आया
पता ही नहीं चले। सीए टीम्स के लिए हमारा 6 स्टेप एसओपी। पहला, लॉग, हर नोटिस रजिस्टर में होना चाहिए। डिन, डेडलाइन, कौन सा है। दूसरा, वेरीफाई, डिन ऑथेंटिकेट करिए। तीसरा, क्लासिफाई, कॉन्सेप्ट, सेक्शन, रिस्क लेवल, ओल्ड न्यू का मैपिंग नोट करो। चौथा, कलेक्ट, सेंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट सेम डे क्लाइंट को। पांचवा, ड्राफ्ट, पॉइंट वाइज रिप्लाई पार्टनर के रिव्यू के बाद ही सबमिट करो। छठा, ट्रैक, एक्नॉलेजमेंट फाइल, नेक्स्ट डेट कैलेंडर। और क्लाइंट को 1 मिनट में समझाना हो तो ये स्क्रिप्ट। आपको डैश डैश नोटिस आया है, मतलब डिपार्टमेंट ने ये रीजन के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहता है। डेडलाइन का डेट ये है, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम पॉइंट वाइज रिप्लाई फाइल करेंगे। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, वरना डिमांड, इंटरेस्ट, पेनल्टी, नोटिस चेंज शुरू हो जाता है। प्रोसेस रूटीन है, पैनिक की बात नहीं, बस 1 मिनट, क्लैरिटी कंप्लीट। मैंने इस वीडियो का पूरा नोटिस सर्वाइवल गाइड बनाया है, ओल्ड और न्यू सेक्शन मैपिंग पीडीएफ में बनाया है। सेक्शन के चार्ट्स दोनों नंबर के साथ, रिप्लाई चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, पेनल्टी रिकवरी टाइमलाइन, इम्यूनिटी समरी, पोर्टल चेकलिस्ट और फर्स्ट 24 आवर एक्शन लीड। डिस्क्रिप्शन के लिंक से या इंस्टाग्राम पर नोटिस डीएम कीजिए @CA धीरज ओस्तवाल पर। आखिरी बात, सेक्शन नंबर्स आज ये है, कल फिर बदल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका है, नंबर्स चार्ट का है और ये वीडियो जनरल एजुकेशन है। आपका केस अलग हो सकता है। एक्शन से पहले लेटेस्ट लॉ को वेरीफाई कीजिए और अपने सीए से बात कीजिए। मैं हूँ सीए धीरज ओस्तवाल। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। जय हिंद।